हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए ये अध्याय 2 है आपका, और पाठ का नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, और इसमें ये कौन सा विषय है आपका? अर्थशास्त्र, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। यानी कि जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सीधे भी लिख सकते हैं कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें सभी बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आईएमपी प्रश्न है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, ध्यान से देखना, किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी कि मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से 1000 एक वर्ष पूरे करने से पहले कुछ बच्चे मर जाते हैं, तो उसी को आप क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसका मतलब है किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। ठीक है, इसके बाद में जन्म दर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मृत्यु दर क्या होता है? 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब इसके बाद में जो भी आईएमपी क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक से क्या आशय है? ठीक है, तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्रक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा हमें लिखना है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं या पैदा करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि यानी खेती, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन, यानी कि ये प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। यानी इस व्यवसाय में कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय सभी आते हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन आदि। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। आगे देखिए, द्वितीय क्षेत्रक से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से द्वितीय क्षेत्रक की परिभाषा है जी, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा
किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद क्या होंगे, जैसे हम कृषि से जो वस्तुएं पैदा करते हैं, जैसे गन्ना पैदा कर लिया तो प्राकृतिक उत्पाद हो गया हमें। तो इसका प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा, विनिर्माण प्रणाली क्या होती है, कारखानों द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। या हम कह सकते हैं प्राकृतिक उत्पादों को मशीनों की सहायता से किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। इसमें देखिए, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, ये क्या है, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र में, इसको द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी सभी ये गतिविधियाँ काय में संचालित होती हैं, उद्योगों में। जैसे गन्ने से शक्कर बनाएंगे तो कहीं में कारखाने बनाएंगे, कपास से कपड़ा बनाएंगे तो कारखाने बनेगा, लोहे से मशीन बनेगी तो कारखाने बनेगी या उद्योगों में बनेगी, और गुड़ से शक्कर बनाएंगे तो कारखाने बनेगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, या पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम। तृतीय क्षेत्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये क्या करती है गतिविधि, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। बस इसमें सीधा सीधा एक लाइन में लिखना है इसका आंसर, ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, परिवहन, संचार, बैंक, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधि हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है, समझ लो। अब इसके बाद में देखिए, अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक निम्न है। प्राथमिक क्षेत्रक, इसको हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्रक होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसका एक नाम क्या है प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जापान एक विकसित और धनी देश क्यों है, ठीक है। उत्तर देखिए, जापान देश ने मानव संसाधन पर निवेश किया। निवेश करना माने क्या होता है, पैसा लगाना, खर्च करना। यानी जापान देश है, उसने क्या किया है, मानव संसाधन पर निवेश किया है। यानी कि जो मानव है उस पर उसने पैसा लगाया है, निवेश किया है, ठीक है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यानी कि जो जापान देश है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। यानी कि इसने सबसे पहले क्या किया, मानव संसाधन पर सबसे पैसा ज़्यादा खर्च किया, यानी निवेश किया। निवेश करना माने क्या होता है, किसी क्षेत्र में पैसा लगाना, ठीक है। तो जापान देश ने मानव संसाधन पर निवेश किया, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित और धनी देश है। धनी माने क्या होता है, पैसे वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए। यानी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में आपको लिखना है। तो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, सेतु पाठ्यक्रम चलाया, स्कूल लौटो शिविर चलाए, दोपहर के भोजन योजना चलाई, जिससे कि बच्चे हमारे शिक्षा से जुड़ सकें, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन योजना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास क्या होता है। देखिए, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। यानी कि काम की तलाश में कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करते हुए शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं।
अब इसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको इसकी पहले तो परिभाषा लिख लेना है। आर्थिक क्रियाएं एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है धन कमाना। आर्थिक माने क्या होता है? अर्थ। अर्थ माने क्या होता है? पैसा, रुपया। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम करता है, यानी कि कोई व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी करता है या सेवा करता है, तो वो उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, माँ का विद्यालय में पढ़ाना, यानी कि माँ विद्यालय में पढ़ाती है तो उसको क्या पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो उसको जिस कार्य में को करने में हमें पैसे प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसे इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम करता है, माँ का विद्यालय में पढ़ाना आदि आदि। दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? इनमें कोई पैसे की हमें प्राप्ति, धन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा, वे क्रियाएं जो स्व उपभोग यानी अपने लिए की जाती हैं, स्व उपभोग माने अपने खुद के लिए की जाती हैं, उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं जो स्व उपभोग के लिए की जाती हैं उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे सकल की माँ शीला घर का खाना पकाती है, तो उसको कोई खाना पकाने के पैसे तो मिलते नहीं है, तो ये कैसी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया है। या घर के बर्तन साफ करती है, यानी सकल की माँ घर के बर्तन साफ करती है तो उसके बदले उसको कोई पैसे तो मिलते नहीं है, तो ये कैसी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया है। यानी सीधा सीधा मतलब ये है, आर्थिक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनसे हमें धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और वे क्रियाएं जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि स्व उपभोग के लिए की जाती हैं, उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इसमें कुछ अन्य उदाहरण हैं। इसमें आपको बताना है कि ये आर्थिक क्रिया क्या है और उसमें कौन सी आर्थिक क्रिया, कौन सी गैर आर्थिक क्रिया। देखिए अब इसमें 4 मैंने उदाहरण दिए, आपको पहचानना है, इसमें डिसाइड करना है। देखिए पहला उदाहरण है इसमें, बिलास गांव के बाज़ार में मछली बेचता है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी? यानी मछली बेचने के बाद में उसको क्या होता है? पैसे की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बिलास गांव के बाज़ार में मछली बेचता है, तो मछली बेचने के बाद में उसको क्या हो? धन की प्राप्ति होती है, तो कैसी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद में दूसरा है इसमें उदाहरण, बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है, तो देखिए बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है, तो कैसी क्रिया हो गई जी? गैर आर्थिक क्रिया हो गई। यानी कि खाना पकाने, घर के लिए, अपने घर के लिए खाना पका रहा है, तो उसको लिए कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? गैर आर्थिक क्रिया है। अब तीसरी पहचानना है आपको, सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो गई? आपको सोच के बताना है। तो कैसे? देखिए कोई सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, यानी प्राइवेट नौकरी करता है वो, तो प्राइवेट नौकरी करने के बाद में उसको क्या है? धन की प्राप्ति होती है, तो ये कैसी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब आगे जो पहचानना है आपको, सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है, तो ये कैसी क्रिया हो गई? आपको सोच के बताओ। तो ये कैसी क्रिया? देखिए सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है, यानी कि इसके बदले सकल को कोई पैसे तो मिलते नहीं है, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? गैर आर्थिक क्रिया है। तो सीधा सीधा मतलब इसका ये हो जाएगा, वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। और वे क्रियाएं जो स्व उपभोग के लिए की जाती हैं उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसमें कभी कभी अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देख लो इसको दोबारा से, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, इसमें से आपका अंतर भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए
जी मैंने पूर्व में भी ऊपर आ चुका है ये क्वेश्चन। बेरोजगारी से क्या आशा है? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें या नहीं प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपके और भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि देखिए उत्तर देख लेते हैं पहले। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कुछ समय तो, यानी पूरी वर्ष में कुछ महीनों में तो उनको कार्य मिल जाता है, लेकिन कुछ महीने वो बैठे रहते हैं, तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी मौसमी बेरोजगारी का क्या मतलब है? मौसमी बेरोजगारी का मतलब है यानी कुछ मौसम में किसान को कार्य मिल जाता है, लेकिन कुछ समय वो बैठा रहता है, तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रच्छन्न। देखिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये 3 नाम है इसके। तो कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी छिपी बेरोजगारी कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। बेरोजगारी से क्या आशा है? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी क्षेत्र या भूखंड, भूखंड माने क्या होता है? खेत। ठीक है, किसी क्षेत्र या भूखंड में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी किसी कार्य में, ठीक है, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, तो किसी भी नाम से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। किसी काम में या किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं। ठीक है, यानी किसी काम में केवल 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसी कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं? 8 लोग। यानी कि 8 लोग लगे हैं तो 3 लोग क्या लगे हैं? एक्स्ट्रा लगे हैं, 3 लोग। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, यानी 3 लोग अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ से देखना, अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए, अगर तीनों लोगों को काम से हटा लिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी किसी खेत में मान के चलो 5 लोगों की आवश्यकता है, काम करने के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 लोग कर रहे हैं। तो कितने लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? 3 लोग। यदि इन तीन लोगों को काम पे से हम 3 लोग क्या है इसमें? अतिरिक्त हैं। ठीक है, यदि इन 3 लोगों को, अगर तीनों लोगों को काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उत्पादन माने क्या होता है? पैदावार। यानी फसल में, खेत में तो उतनी ऐसे फसल होना है, चाहे उसमें 5 लोग लगे हैं और 8 लोग लगे हैं तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी भी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसमें उत्तर देखिए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक
शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थे आपके प्रश्न एवं उत्तर। इसमें से सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सामाजिक विज्ञान से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से आप बहुत सारे प्रश्नों की वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।